हाँ, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट इज इतनी, कैलकुलेट द डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। हमको पता है डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ, मैटर की जो वेव होती है, कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, जो कि था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। तो उस जो मैटर होगी, मैटर वेव होगी, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है h/mv। h इज प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे h की वैल्यू हम रख देंगे, जो कि होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। मास हमको पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज। और वेलोसिटी आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, तो बस इसको पुट करना था और वेवलेंथ निकालनी थी हमको। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो। इसके और पार्ट में भी एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो यहाँ देख सकते हैं हीलियम का आयन है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो He+2 हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगेन ये बोहर मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। अच्छा, इसका जूल्स में जो होगा, जूल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो यहाँ से आपको एनर्जी निकालनी थी केवल। हीलियम में एक ही शेल होगी, तो एक शेल से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है अगर, तो आपको उसको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी उसकी होगी। तो उस शेल में उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला ये था। तो बस उसको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्लस में, ताकि उसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इन्फानाइट पे जो एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। चलिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। आगे हम देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। तो 18th क्वेश्चन तो डेफिनेशन बेस्ड है, चलो देख लेते हैं इसको भी। डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो आप सबको पता होगा कि जब भी किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस केस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इसका बी पार्ट देखते हैं। मेंशन वन सिमिलरिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल का आया हुआ है, तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 21 क्वेश्चन जो है ये स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा। 22 क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी आप चेक कर सकते हो। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है इसका, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वही तरीका होता है इसमें कि आप इसके मास परसेंट को मास मान लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल के एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, 23 क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं हम। क्वांटम नंबर से आया है। हाउ मैनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n=4। तो बोल रहे हैं फोर्थ शेल में कितनी सबशेल्स होंगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमको पता है नंबर ऑफ सबशेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जो शेल नंबर होता है उसमें उतनी ही सबशेल्स होती हैं। अगर इसको कंसेप्चुअली मैं आपको समझाऊं, जो शेल नंबर होता है उसमें उतनी ही शेप के ऑर्बिटल्स मिलते हैं। कंसेप्चुअली ऐसा है ये। जैसे फर्स्ट शेल होगी तो उसमें एक ही शेप का ऑर्बिटल मिलेगा, जो कि होगी स्फेरिकल शेप। अगर सेकंड शेल होगी तो उसमें दो शेप के मिलेंगे, स्फेरिकल और डम्बल शेप, यानी कि एस और पी सबशेल्स। अगर थर्ड शेल होगी, एन की वैल्यू 3 होगी, तो उसमें आपको तीन शेप के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, स्फेरिकल शेप, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, यानी कि एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। और अगर फोर्थ शेल होगी तो उसमें आपको फोर अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो स्फेरिकल के लिए एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। तो ये जो ए पार्ट है इसका आंसर होगा 4 ही सबशेल मिलेंगे आपको, 4 ही सबशेल मिलेंगे आपको। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n=4। तो n=4 में हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ऑर्बिटल्स कितने होंगे। जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -12 होगा। तो n=4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर। n=4 में ऑर्बिटल्स आएंगे n स्क्वायर, और हर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n स्क्वायर। तो इसका आंसर n स्क्वायर ही हो जाएगा। वैसे जितने ऑर्बिटल्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
माइनस हाफ स्पिन के साथ। तो n इक्वल्स टू 4 तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे टोटल फोर्थ शेल में। तो 16 ऑर्बिटल में 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे माइनस हाफ स्पिन के साथ। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। 24th क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ड्रॉ द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमको डी ऑर्बिटल बनाना है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में शो हो रहा है। इसका मतलब है जो डी ऑर्बिटल है उसके चारों लोब्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। तो ये इजीली ऐसे बन जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो दो लोब्स एक्स एक्सिस में, दो लोब्स वाई एक्सिस में। तो इजीली ड्रॉ हो गया है हमारे पास। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो सेम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। आई थिंक 10th या 11th क्वेश्चन है, वहाँ पे शायद पावर जो है 25 वाट दी हुई है और वहाँ पे जो वेवलेंथ है वो थोड़ी अलग दे रखी है। माइक्रोमीटर में आई थिंक 0.57 माइक्रोमीटर है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका बहुत आसान है, आपको पता है पावर क्या होती है। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से हमको साफ साफ पता लग रहा है कि एक सेकंड में 100 जूल्स हमारी एनर्जी निकल रही है रेडिएशन की। तो आपको इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है n टाइम्स h इंटू फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी दे रखी, वेवलेंथ दे रखी है, तो n टाइम्स एच सी बाय लैम्डा, यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन n आ जाएंगे, n आ जाएगा एनर्जी मल्टीप्लाई वेवलेंथ डिवाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय c। डायरेक्ट आ जाएगा, इससे हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। एनर्जी आएगी 100 जूल्स, वेवलेंथ आएगी वेवलेंथ आएगी एसआई यूनिट में, तो 400 नैनोमीटर्स है। इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। 1 नैनोमीटर इज 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स। तो ये नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू यहाँ दे भी रखी है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल्स। यहाँ इन्होंने ये दे रखे है, ये यूज़ करनी है। वैसे 6.626 होता है आई थिंक। उसके बाद सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए 25वां क्वेश्चन फिर से आसान क्वेश्चन है एक। राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के लिए क्या होता है, NS2 N-1 D 1 to 10। अब यहाँ NS1 to 2 भी ले सकते हैं आप। किसी किसी एलिमेंट में एस सबशेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हम बात करें कॉपर एंड क्रोमियम। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। और अब देखिए ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन में हमको इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी। दो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 और एक 15। तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स के हमको शेप बनाने हैं, इसको हम फटाफट से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें SF4, सल्फर और 4 फ्लोरीन है। तो आपको पता होगा सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है मुझे सिग्मा बॉन्ड्स जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो मोनोवैलेंट एटम होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएंगे। अब सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके बच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर भी बचेगा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और मेरे पास एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो क्या शेप हो जाएगी, Z की वैल्यू हो गई 5। Z की वैल्यू 5 हो गई। इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी sp3d। चलिए बनाते हैं हम 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ऐसे बनेगा ये सल्फर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ऐसे। तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा ऐसे, क्योंकि लोन पेयर इसको रिपेल करेगा इस तरीके से। तो ये जो शेप आई है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं सीसॉ शेप। ये सीसॉ शेप आ गई। और ज्योमेट्री की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं BrF3। तो ब्रोमीन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ब्रोमीन में होते हैं, इसकी होती है NH2NP5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल और 5 फ्लोरीन्स हैं।
तो 5 फ्लोरीन्स ऐड हो जाएंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर बच जाएगा। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और इसमें क्योंकि एक लोन पेयर आ रहा है तो शेप चेंज होगी। शेप देखते हैं क्या होगी इसकी। तो 5 बॉन्ड पेयर बना देते हैं हम यहाँ पे, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं ऊपर की तरफ, ब्रोमीन और 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर ऐसे जाएंगे एक स्क्वायर में, ठीक है। और एक मेरे पास लोन पेयर ऐसे आ जाएगा और एक बॉन्ड पेयर ऐसे आ जाएगा। तो ये शेप बनती है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये शेप बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ये शेप बनने वाली है। बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। ये एक स्क्वायर बन रहा है और नीचे एक पिरामिड बन सकता है आराम से इस तरीके से। तो इसकी शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब ये तीसरा जो है, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई थी शायद सीबीएसई वालों से। यहाँ पे H2O होना चाहिए। यहाँ पे H2O था जो कि बाद में करेक्ट भी करवाया था, जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये H2O है सर। तो H2O काफ़ी ईजी होता है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे और 2 हमारे पास लोन पेयर बच जाएंगे। तो Z की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी। Z की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हो जाएगी। और जो शेप है मेरे पास शेप, इस शेप को हम बोलेंगे बेंट शेप। बेंट शेप बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं वी शेप। वी शेप हम इसको बोलेंगे। चलिए आगे इसमें और पार्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है। तो ए है इसका, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजीन। हाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इजीली, बेंजीन अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा होता है बेंजीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो ये कार्बन अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन और होगा इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर बनाने को बोला है NO2 माइनस का। अब इसका मुझे जहाँ तक याद है ऐसा बनता है, नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से ये होता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बाकी इसको बनाने का पूरा तरीका होता है। फर्दर हम कभी अगर लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग पर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर या पीरियोडिक टेबल पर, तो इसके डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसको क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपको यहाँ बताना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? जहाँ पे किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी का रिडक्शन हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है रेडॉक्स का। इसका बी पार्ट देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब ये रिएक्शन काफ़ी इजी वाली दे दी है इन्होंने। किस्मत अच्छी है कि काफ़ी इजी वाली रिएक्शन आ गई है यहाँ पे। MnO4 माइनस प्लस Fe+2 गिव्स Mn+2 Fe+3। तो ये हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। इसको हम फटाफट से भी कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ फटाफट से करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो MnO4 माइनस, इससे आपको मिल रहा है Mn+2। यहाँ हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो -8 इक्वल्स टू -1। यहाँ +7 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ +2 हो गया है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ होगा हमारा, ये हमारा रिडक्शन हाफ हो जाएगा। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं फटाफट से। तो आपको पता होगा एसिडिक मीडियम में, चाहे किसी भी मीडियम में, Mn तो बराबर है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 H2O लगा देंगे यहाँ पे हम। 4 H2O हमने लगा दिए। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो इस तरफ देखिए 8 हाइड्रोजन हो गए, तो इस तरफ हम 8H+ लगा देंगे, 8H+, ठीक है। अब हमको चार्ज बैलेंस करना होगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, ये +8 और ये -1। तो यहाँ प्लस का 7 चार्ज है, यहाँ प्लस का 7 चार्ज है और इस तरफ प्लस का 2 चार्ज है। तो दिख सकता है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ कम है, तो यहाँ हम 5 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे इस तरफ। ये हो गई, इसका काम तो हो गया। अब हम देखते हैं अपना ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे आयरन का, Fe+2 चेंज हो रहा है Fe+3 में। तो Fe+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3। सब कुछ बैलेंस है ऑलरेडी, हमको बस चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। चलिए अब हमको इसको ऐड करना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए फाइनल इक्वेशन में। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ताकि इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ध्यान से। तो यहाँ पे है MnO4 माइनस +8H+, और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा प्लस का 5Fe+2 विल गिव यू Mn2+
प्लस 4H2O प्लस 5Fe+3। तो ये इजीली बैलेंस हो गई है। इसको मैंने 2 मिनट से भी कम में बैलेंस कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था ये रेडॉक्स का। चलिए अब कुछ आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है। यहाँ पे हमें एक ग्राफ भी दे रखा है इसके लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका ए पार्ट देखिए, विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक, लिथियम, पोटेशियम और सीशियम एंड वाई। हमको बताना कौन ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। हमको बताना कौन ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो आपको पता होगा डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होती है, यानी कि सीशियम जो होगा, सीशियम वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्योंकि ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका मेटेलिक फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सीशियम इसका आंसर है, और रीज़न है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम और सोडियम प्लस। तो इसका तो सीधा आंसर है सोडियम की कम होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस में यहाँ चार्ज ज़्यादा है, और हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, न्यूक्लियर चार्ज के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसका सी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई बेरिलियम हैज़ हाइयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। अब बात सही है कि बेरिलियम पहले आता है, बोरोन बाद में आता है। इस हिसाब से तो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है। तो इसका रीज़न हमको पता है। इसका रीज़न क्या होता है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि होती है 2s2। ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बहुत स्टेबल होता है। इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेम क्वेश्चन सेकंड है, ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की लोअर इस वजह से होती है क्योंकि नाइट्रोजन जो है, इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगी 2s2 2p3। तो फर्दर ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है, इसलिए इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो यही एक्सेप्शन था। जब हम पीरियड वाइज पढ़ते हैं, हम सेकंड पीरियड में देखते हैं। तो सेकंड पीरियड होता है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, देन इसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो हमको पता है बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती है बोरोन से, और नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहीं पे एक्सेप्शन था। तो यही क्वेश्चन आया हुआ, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे वही बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं कि NH3 मॉलिक्यूल हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट देन NF3। क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, NF बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, BF3 मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। इसके लिए आपको इसका शेप पता होना चाहिए, बस वहीं से हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंस रूल क्या कहता है कि जब तक हाफ फील्ड ना हो जाए तब तक आप इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते, मतलब पेयरिंग नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी जब सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होंगे किसी सबशेल में। Pairing of electron in a subshell is only possible when all the orbitals in a subshell are half filled। जब तक सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड नहीं होंगे तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। ये था हमारा हंस रूल। फिर अगेन फर्दर एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। द वर्क फंक्शन फॉर सीशियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। हमको पता है जो वर्क फंक्शन होता है फाई, उसको हम लिख सकते हैं एच टाइम्स एफ नॉट। ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है तो हम यूज़ कर लेंगे वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा नॉट। अब वर्क फंक्शन हमको दे रखा है इसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा, इसको जूल्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1.9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये जूल्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। यहाँ पे दे भी रखा है हमको। चलिए, तो ये बराबर हो जाएगा एच रख देंगे यहाँ पे 6.63 जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे हम सी की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये और पार्ट में ही है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, बोहर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। तो आप सभी को पता होगा
कि बोहर ने जो ऑर्बिट को नाम दिया था स्टेशनरी स्टेट्स, वो क्यों दिया था? क्योंकि ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, या फिर जिसको हम शेल भी बोलते हैं, स्टेशनरी शेल्स, उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट एनर्जी की वजह से उनका नाम रखा था स्टेशनरी शेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ मूविंग क्रिकेट बॉल कैन नॉट हैव अ वेव कैरेक्टर। तो कोई भी मूविंग बॉल होगी तो उसका हम वेव कैरेक्टर कंसिडर नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, बॉल, बस, ट्रेन, कार, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी आएगी, वो कंपेरेबल वेवलेंथ नहीं होगी। इसलिए मेनली उनके पास जो है पार्टिकल कैरेक्टर होगा, वो मैटर होगा। अगर पार्टिकल बहुत छोटा हो जाए, माइक्रोस्कोपिक हो जाए, तो ऐसे में उसकी वेवलेंथ एक अच्छी खासी वेवलेंथ आएगी, कंपेरेबल वेवलेंथ आएगी। इसलिए हम मूविंग बॉल को उसका वेव नेचर कंसिडर नहीं करते, उसका हम पार्टिकल नेचर ही कंसिडर करेंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका सी पार्ट देखिए ऊपर। सी पार्ट है, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब दो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हमको बताना कौन से एटम होंगे। तो पहला है 3s2 3p3। तो काफ़ी इजी है, यहाँ में हमको साफ साफ दिख रहा है पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में होते हैं? तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से, 13, 14, 15। तो 15 ग्रुप में पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ग्रुप तो 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रोजन फैमिली होती है। जरा मैं नाइट्रोजन फैमिली को लिख लेता हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और हमको पता है ये स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से। तो यहाँ पे एन की वैल्यू सेकंड, यहाँ पे एन की वैल्यू 3, यहाँ पे एन की वैल्यू हमको 3 दिख रही है। तो फॉस्फोरस का हो जाएगा 3s2 3p3। तो ये तो फॉस्फोरस है, क्लियरली फॉस्फोरस। इसको देखते हैं, यह 3d1 4s1। तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। डी में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये डी ब्लॉक का मेंबर होगा। अब डी में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि पहला मेंबर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3d सीरीज का होगा ये। तो पहली सीरीज है, पहली सीरीज में डी ब्लॉक का पहला मेंबर होता है स्कैंडियम। तो ये स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। अगर आपको जानना है कि हम पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं, कैसे याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो मैं आपको ये इसके लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा पूरे पीरियोडिक टेबल पर, कि हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कुछ ही टाइम में कैसे याद कर सकते हैं। उसके सारे के सारे टर्म्स, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेम ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, जैसे ही टाइम मिलता है। चलिए, बाकी के सारे क्वेश्चन ईजी है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड क्यों होता है? सभी को पता होगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग में हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इस 160 डिग्री। तो हाँ बिल्कुल, NH3 में जो इसकी हाइब्रिडेशन आती है sp3 आती है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 107 क्यों होता है? तो इसका जवाब हमको मिला था वेस्पर थ्योरी में। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये एंगल 109 डिग्री से कम होकर 160 डिग्री हो जाएगा। इसका रीज़न है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। चलिए आगे क्वेश्चन फर्दर इजी है, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ हमको बताना है कि हाइब्रिडेशन कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये होगा sp3, हाँ यहाँ पे ये sp3 होगा, और यहाँ पे 4 हो गए हैं ये, तो इसका हो जाएगा sp3d, सॉरी यहाँ पे sp2 होगा, ये sp2 होगा, यहाँ पे sp3 होगा। यहाँ तीन तीन क्लोरीन है, तो ये sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे sp3 हो जाएगा। चलिए आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। चाहे आप इस क्वेश्चन की बात करो, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर बताना है हमको, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ स्टेट करना है, और यहाँ पे ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री का। फिर लास्ट में इसके और पार्ट में भी दिया हुआ है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के। तो आपने पूरा पेपर जरूर देखा होगा। तो इस बारे में आपको कैसा लगा कि अब एनसीईआर, अब जो पेपर बन रहे हैं सीबीएसई के स्कूल एग्ज़ाम्स, इनका लेवल कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह हम ट्वेल्थ का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आई थिंक 3 अक्टूबर को है। 3 अक्टूबर को केमिस्ट्री का ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होगा, उसको भी हम ज़रूर एनालाइज़ करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके।